हाँ बच्चों, सभी लोगों को मेरे तरफ से सुप्रभात। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तत्पुरुष समास पढ़ा रहे थे, उसमें व्यधिकरण तत्पुरुष के बारे में बताए थे इसके पहले। तो व्यधिकरण तत्पुरुष का सप्तमी विभक्ति तक बता दिए थे कि व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं। 6 भेद में सप्तमी तत्पुरुष तक पढ़ा दिए थे। तो आज हम आप लोग को तत्पुरुष समास के अन्य जो भेद हैं, जैसे उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, उसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज चलिए हम आप लोग को बताते हैं उपपद तत्पुरुष समास के बारे में। उपपद तत्पुरुष शब्द पर ही ध्यान दीजिए। उपपद अर्थात उपपद प्रथम शब्द जो है उसका क्या होना चाहिए? उपपद होना चाहिए। ठीक। और कह रहे हैं एक सूत्र है उपपद मतिंग। वो कहता है कि उपपद हो और क्या हो? आतिंग हो। आतिंग मतलब आतिंग प्रत्यय हो, तिंग प्रत्यय ना हो। ये कहता है कि जिस समास का प्रथम शब्द ऐसा कर्म आदि पद हो, जिस शब्द का प्रथम, जिस समास का प्रथम जो पद है उसका प्रथम शब्द जो हो कैसा हो? ऐसा पद हो। ऐसा कैसा पद हो? कर्म आदि से युक्त हो। ठीक ना? और कह रहे हैं जिससे दूसरे शब्द का अर्थ निकले, है ना? ऐसा पद जिसका प्रथम शब्द ऐसा उपपद हो, ऐसा कर्म से युक्त पद हो जो दूसरा जो शब्द है उसका अर्थ जो है पहले के द्वारा निकले, है ना? और दूसरे का अर्थ यदि पहला शब्द ना हो तो उसका अर्थ कोई भी ना हो, है ना? वह क्या हो? आतिंग हो। अर्थात उसमें जो है वह अतिंग हो, तिंग ना हो, अर्थात कृदंत हो, और वो क्रिया भी ना हो, है ना? क्रिया भी ना हो, और वह क्या हो? कृदंत प्रत्यय का हो, है ना? तो कह रहे हैं और पहले पद के ना रहने पर दूसरे पद की रूप सिद्ध भी ना हो। कह ले पहला शब्द ना रहे तो दूसरे शब्द का जो है अर्थ भी ना निकले, उसकी क्रिया सिद्धि नहीं हो। और फिर कह रहे हैं ऐसे समास को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। और प्रथम शब्द को ही क्या कहा जाता है? उपपद। जैसे समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि पहला ऐसा उपपद शब्द, ऐसा प्रथम शब्द क्या हो? उपपद हो। कैसा उपपद हो? कह रहे हैं दूसरा शब्द जो है पहले शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की अर्थ की सिद्धि हो, अर्थात दूसरा शब्द जो है पहले के बिना उसकी अर्थ की प्रतीति ना हो। और कह रहे हैं वो क्या हो? आतिंग हो। उपपदम अतिंग कहता है कि उपपद पहला उपपद हो, दूसरा क्या हो? कह रहे हैं वो भी अतिंग हो, तिंग प्रत्यय ना हो, अर्थात वो कृदंत प्रत्यय हो। और कह रहे हैं दूसरा जो है वो क्रिया भी ना हो। दूसरा क्या है? क्रिया भी ना हो, है ना? तो कह रहे हैं और पहले शब्द के द्वारा ही दूसरे शब्द के अर्थ की सिद्धि भी हो, अर्थात पहला शब्द ना हो तो दूसरे शब्द की अर्थ की प्रतीति भी ना हो। तो कह रहे हैं ऐसे समास को क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। और प्रथम शब्द को ही क्या कहा जाता है? उपपद समास कहा जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा जानते हैं, जैसे कह दिया कुंभकारः, है ना? कुंभकारः। अब यहाँ कुंभ है, कारः है ना? कुंभ, अब पहले शब्द में विभक्ति भी ना लगी हो। उपपद तत्पुरुष में का परिभाषा है पहले शब्द में विभक्ति आदि भी ना लगी हो, है ना? अब कुंभ में विभक्ति भी नहीं लगी है। और कह रहे हैं कारः कि यदि अलग इसकी शब्द बना दे केवल कारः मतलब कारा की कोई अर्थ सिद्धि भी नहीं हो रही है, प्रतीत भी नहीं हो रही है अर्थ की, है ना? और जब हम कह दिए अब पहले के द्वारा दूसरे की अर्थ की प्रतीति हो, अब कह दिए कुंभकारः,
इसको हम कह दिए कुंभकारः। कुंभकारः कह दिए तो क्या हो गया, अब यदि हम कुंभकारः यदि पूरा शब्द ले लिए तो क्या हो गया इसका अर्थ, कुंभम करोति इति कुंभकारः। कुंभम करोति इति कुंभकारः। कुंभम मतलब क्या होता है, कुंभम मतलब घड़ा, घड़ा को करने वाला अर्थात घड़ा को बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला। कुंभकार किसे कहा जाता है, कुंभकार जब कह दिए दूसरे अर्थ की भी प्रतीत हो गई, पहले की भी, पूरा दोनों शब्द मिलकर जो है एक कुंभकारः मतलब हो गया एक घड़ा बनाने वाला, है ना। तो यही कह रहे हैं पहले शब्द में विभक्ति भी ना लगी हो और दूसरा की वह कर्म से युक्त अर्थात तो जो है कर्म आदि से युक्त हो, है ना, और उपपद हो। कुंभ क्या हो गया, उपपद हो गया, है ना। और कह रहे हैं कि दूसरी की अर्थ प्रतीत जो है पहले के द्वारा हो। यदि हम कारः केवल कह दे, कारः की कोई अर्थ नहीं प्रतीत हो रही है, इसमें क्रिया रूप भी नहीं है, करोति होता तो क्रिया रूप हो जाती, है ना। तो कह रहे हैं कारः क्रिया की रूप भी नहीं प्रतीत हो रही है। तो कह रहे हैं और जब हम दोनों शब्द ले लिए और पहले कुंभकारः कह दिए, कुंभ को घड़ा को बनाने वाला कुंभकारः, तो हो गया इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कुंभम करोति इति कुंभकारः। कुंभम करोति इति कुंभकारः, इसका हो गया समास विग्रह कुंभम करोति इति, अर्थात घड़ा को बनाने वाला या घड़ा बनाने वाला। उसी प्रकार कह दिए चर्मकारः, है ना, चर्मकारः, चर्मम करोति इति चर्मकारः। चर्मम कारः उसी प्रकार है, कारः का कोई अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा है। चर्म क्या है, कर्म से युक्त जो उपपद है, पहला क्या हो, चर्म क्या हो गया, उपपद हो गया। इसमें विभक्ति में चर्म नहीं लगा है, चर्म जो है अलग कर देंगे तो इसमें विभक्ति भी नहीं लगा है। और जब कह दिए चर्मकारः पूरा हो गया, पूरे अर्थ की प्रतीत हो रही है। चर्मकारः चर्म को करने, चर्म को बनाने वाला चर्मकारः, है ना, चमड़े को बनाने वाला या चमड़ा बनाने वाला। धनदः धनम ददाति इति, धनदः धन, दह, दह अभी अलग कर दें, दह, द मतलब अर्थ की प्रतीतें नहीं हो रही है। और धनदः कह दिए धन को देने वाला, धन देने वाला, है ना, धन को ददाति, धन ददाति इति धन को प्रदान करने वाला, है ना। कंबलदः कंबलम ददाति इति, कंबल को देने वाला, कंबल देने वाला, ठीक ना। उसी प्रकार सामगः साम गायति इति, अब कह दे केवल साम गह, गह, अब गह कह दे तो गह मतलब अर्थ की प्रतीतें नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं सामगः, तो साम, साम गायति इति, साम गायति इति, शाम को गाने वाला, है ना, शाम को गाने वाला, गीत को गाने वाला, ठीक ना। तो उपपद तत्पुरुष समझ में आया। उपपद तत्पुरुष कहते हैं जिस समास का प्रथम शब्द ऐसा कर्म से युक्त हो जिसमें विभक्ति भी ना लगी हो, और कह रहे हैं वह एक उपपद हो और दूसरे की अर्थ की प्रतीत पहले के द्वारा हो, और नहीं तो दूसरे की अर्थ की सिद्धि भी ना हो, है ना। जैसे हमने बताया कि कुंभकारः है, अब कुंभ क्या है, इसमें विभक्ति भी नहीं लगी है ना, और ये उपपद है, ठीक, और पहले के द्वारा दूसरे की अर्थ सिद्धि हो रही है। केवल कार कह दें तो कार का कोई अर्थ नहीं प्रतीत हो रही है। अब कह दें कुंभकारः तो पहले के द्वारा घड़ा को बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला, ठीक, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार चर्मकारः चर्मम करोति इति, है ना। धनदः धनम ददाति इति, नहीं तो धन कर दें, दह कर दें, धन, धन में विभक्ति न लगी है। फिर कह रहे हैं कि इसको जो है ये, और ये अतिंग हो, तिंग प्रत्यय ना हो, कृदंत का हो, है ना, तो कृदंत भी है, तो हो गया कंबलदः कंबलम ददाति इति, कंबल को देने वाला, कंबल प्रदान करने वाला। फिर ये है सामगः साम गायति इति, नहीं तो कह देंगे साम गह, गा का भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं नए तत्पुरुष, ठीक। हाँ देखिए नए तत्पुरुष समास। अब नए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कहते हैं जो जिसका प्रथम शब्द क्या हो, ना से प्रारंभ हो, नए, नए का
यहाँ लोप हो जाता है तो ना बचता है। और दूसरा क्या हो, संज्ञा या विशेषण हो। और कह रहे हैं कि अब इसका परिभाषा हम आसानी के साथ कैसे समझ सकते हैं, जब समास पद के आदि में आ या अन जुड़ा, आ या अन जोड़कर निषेध प्रकट किया जाता है तब नए तत्पुरुष समास होता है। जब समास पद के आदि में आ या अन जोड़कर निषेध प्रकट किया जाता है तब उसे नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। और इसमें कह रहे हैं जब आ या अन जोड़कर, इसका विग्रह कर देते हैं। जैसे हमने कहा दिया ना ब्राह्मणा, ना ब्राह्मणा, तो ना कह रहे हैं कि नए तत्पुरुष जिसमें होता है, और उस दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा या विशेषण होता है। अब ये ब्राह्मणा क्या है, संज्ञा है ना, है ना। तो कह रहे हैं संज्ञा या विशेषण हो, तो कह रहे हैं उसे नए तत्पुरुष कहा जाता है। और अब अब ये कह रहा है जिस समास पद के आदि में क्या है, आ या अन जोड़कर निषेध प्रकट किया जाता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कह रहे हैं कि कहाँ, अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि कहाँ आ होता है और कहाँ अन होता है, आया ना। कहाँ आ का प्रयोग किया जाता है, कहाँ अन का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसको लिख दिया कि जिस शब्द के आदि में कोई स्वर होता है ना, जिस शब्द के आदि में कोई स्वर होता है, जहाँ स्वर से प्रयोग होता है, स्वर से पहला स्वर का प्रयोग होता है, स्वर से कोई शब्द बनता है तो वहाँ क्या लगता है, अन लगता है। और जिस शब्द के आदि में कोई व्यंजन होता है तो उसमें क्या हो जाता है, आ जुड़ जाता है। ठीक, आ और अन का प्रयोग कहाँ होता है, जिस शब्द के आदि में कोई स्वर वर्ण होता है, कोई स्वर होता है तो वहाँ क्या लग जाता है, अन लग जाता है। और जिस शब्द के जिस समास पद के आदि में क्या है, व्यंजन होता है, वहाँ आ जुड़ जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण द्वारा देखते हैं, जैसे आ ब्राह्मणा, आ ब्राह्मणा, तो इसका समास विग्रह हुआ ना ब्राह्मणा। अब यहाँ बा क्या है, अब ब्राह्मणा इसको किससे शुरू हो रहा है, ब, है ना। अब ये व्यंजन शुरू हो रहा है तो क्या इस यहाँ क्या लगेगा, है ना। कह रहे हैं कि जहाँ व्यंजन से प्रयोग होता है उसमें क्या लगता है, आ जुड़ता है। ठीक ना। तो यहाँ ब्राह्मणा, ब्रा, है ना। अब ये बनता है ब्राह्मणा, है ना। अब ये व्यंजन से शुरू हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा। और कहें जहाँ स्वर से शुरू होता है, जैसे कह दिए कि अश्वः, अनस्वा ना अश्वः, तो यहाँ क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा। ठीक, क्योंकि ये स्वर से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा, तो अनस्वः। ठीक, यही तो यहाँ कह दिया कि जैसे अब इसमें ना ब्राह्मणा क्या है, कह रहे हैं कि जब कोई समास नए तत्पुरुष जहाँ लगा हो, है ना, और क्या हो, दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो तो वहाँ उसे क्या कहते हैं, नए तत्पुरुष कहते हैं। और कह रहे हैं जिस समास पद के आदि में आ या अन जोड़कर, आ या अन जोड़ का प्रयोग होता है, निषेध प्रकट किया जाता है, तब क्या हो जाता है, नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो कहें जैसे हमने कहा दिया आ ब्राह्मणा, तो इसका समास विग्रह क्या हुआ, ना ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण ना हो, है ना, जो ब्राह्मण ना हो। तो कह रहे हैं कि ते हो गया, अब व्यंजन से शुरू हो रहा है इसलिए इसमें अन लग जाए, इसमें आ लग जाएगा, और जहाँ स्वर से शुरू होगा वहाँ क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा। समझ में आया। तो यही कह रहा है कि इसमें कुछ बहुत विशेष ध्यान थोड़ा सा देना है कि कहाँ स्वर अन लगता है, कहाँ आ लगता है। तो अन वहाँ लगता है जहाँ स्वर से शुरू होता है, और आ कहाँ लगता है, जहाँ व्यंजन से शुरू होता है ना। अन जहाँ अन कहाँ लगता है, जहाँ स्वर से शुरू होता है, और व्यंजन से शुरू होने वाले में क्या लगता है, आ लगता है। तो जैसे कह दिया आ ब्राह्मणा, ना ब्राह्मणा, आकृतम, ना कृतम, है ना, अनस्वा, ना अश्वा,
जो घोड़ा ना हो। अनागतम ना आगतम, यहाँ स्वर से शुरू हो रहा है इसलिए इसमें जो है अन लग जाएगा, अनागतम। और जहाँ व्यंजन से शुरू होगा कृतम तो हो जाएगा अकृतम, अकृतम। ठीक, अकृतम तो हो गया नाकृतम। ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें जब समास का ऐसा पद है ना जिसके आदि में आ या अन जोड़कर है ना निषेध प्रकट किया जाता है, उसे नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक, और नए तत्पुरुष समास में यहाँ जो है लोप हो जाता है, ना बचता है, तो इसमें और कह रहे हैं इसमें आ और अन का प्रयोग किया जाता है। आ या अन जोड़कर निषेध प्रकट किया गया। अब कह रहे हैं कि आ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अन का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। बात आई, आ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आ का प्रयोग व्यंजन से जहाँ शुरू होता है शब्द आदि में, जहाँ व्यंजन से शुरू हो वहाँ जो है आ का प्रयोग होता है। और जो है जब स्वर से शब्द शुरू हो तो उसमें क्या हो जाता है, अन लग जाता है। बस, कोई दिक्कत, बहुत आसान है संस्कृत। ठीक ना। अब हो गया, जैसे उदाहरण दे दिए, आ ब्राह्मणा ना ब्राह्मणा, आकृतम नाकृतम, अनश्वः नाश्वः, अनागतम नागतम। ठीक, तो इसके आगे जो है हम आप लोग को दूसरे दिन पढ़ाएंगे अलुक तत्पुरुष और मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। जो इम्पॉर्टेंट है इसमें कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण है, जो आगे चलकर आपको काम देगा और आपके पाठ्यक्रम में जो है उसी को बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम पढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत सूत्रों पर ना ध्यान देकर उसका सरलीकरण करके हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। ठीक ना। इसलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप बार बार पढ़िए, है ना। समास आगे +2 में जाएंगे, +2 वाले जो है आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, है ना, पीजी करेंगे, तब भी ये वहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जितना हो सके इस पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना। समास और संधि कारक अनुवाद ये ऐसा है जो हमेशा आपको जीवन पर्यंत आपको काम देता रहेगा, है ना। किसी चीज़ को करने में इन सब की आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण को समझने में इन सब की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दिया करिए, है ना। और संस्कृत बहुत केवल सूत्र, देखिए हमने आपको बता दिया कि इसमें अब कुछ है नहीं। अन और आ का प्रयोग कहाँ होता है, आ का प्रयोग व्यंजन से जहाँ शुरू हो वहाँ आ का प्रयोग होता जाता है, जहाँ स्वर से शुरू हो वहाँ अन का प्रयोग होता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।